नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अपने गांव की बात करते हैं, अपने किसानों की बात करते हैं और वो सभी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी खेती किसानी के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कपास की। उसके बाद दिखाएंगे आपको हमारा पशुधन, जिसमें बात होगी मछली पालन की, और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आप किसानों को बताने वाले हैं कपास के बारे में। जी हाँ, कपास एक ऐसी फसल है जिसे बड़े पैमाने पर हमारे किसान लेते हैं और ये नकदी फसल है। हमारे किसान अगर शुरुआत से ध्यान रखें तो उन्हें अच्छा फायदा हो सकता है, लेकिन कई बार कपास में लगने वाली बीमारियों से उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो कैसे करें कीट और बीमारियों का प्रबंधन कपास की फसल में? आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अच्छी पैदावार हर किसान का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए किसान फसल की बुआई से लेकर फसल तैयार हो जाने तक खास ध्यान रखता है। खरीफ की फसलों के लिए मानसूनी बारिश जितनी फायदेमंद है, उतनी ही रोग और कीट लगने के लिए अनुकूल भी। ऐसे में इस मौसम में फसलों में कीट और रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है। इस समय खेतों में खरीफ फसलें बढ़वार की स्थिति में हैं। ऐसे में फसल को कीटों और रोगों से बचाना जरूरी है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण, स्वास्थ्य और किसान की जेब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे दुष्परिणामों से बचने के लिए किसान जैविक कीट प्रबंधन को अपना रहे हैं। किसान जैविक कीट प्रबंधन के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही तरह के उपाय कर फसल और पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। किसान कीट अवरोधी प्रजातियों को लगाकर अंतर फसली पद्धति को अपनाकर खेत के चारों तरफ ऐसी फसल को उगाकर जिस पर हानिकारक कीट अंडे दे, इस फसल को ट्रैप भी कहते हैं। इससे किसान की मुख्य फसल सुरक्षित रहती है। इसके अलावा ट्राइकोग्राम एक तरह का बायो एजेंट है जो शत्रु कीटों पर आक्रमण करता है। यह एक अंडा परजीवी है जो शत्रु कीटों के अंडों में अपना अंडा देकर उन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रकार यह एक जीवित कीटनाशक का काम करता है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। इसके अलावा नीम के बहुउपयोग से कीट प्रबंधन किया जा सकता है। नीम की पत्तियों से घोल का छिड़काव कर कवक जनित रोगों, सुंडी, माहू पर काबू पाया जा सकता है। 10 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलो पत्तियों को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह पत्तियों को अच्छी तरह कूटकर या पीसकर पानी में मिलाकर पतले कपड़े से छान लें और शाम को छिड़काव से पहले इस रस में 10 ग्राम देसी साबुन घोल लें। इस तरह नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिलाएं। इस घोल का इस्तेमाल बनाने के तुरंत बाद करना चाहिए, नहीं तो तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है, जिससे यह घोल प्रभावी नहीं होता। नीम के तेल के छिड़काव से गन्ने की फसल में तना बंधक व सिरस बंधक बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही इस तरह देखा जाए तो प्रकृति में ही रोग का उपचार छुपा हुआ है। पर्यावरण से तालमेल बैठाते हुए इस तरह जैविक कीट प्रबंधन करके किसान पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा तो कर ही सकते हैं, साथ ही जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को भी कम किया जा सकता है। किसान भाइयों को समस्या आती है कई बार पैराविल्ट की। इसके अंदर यह ज़्यादातर रेतीली ज़मीनों में देखने को मिलती है। पैराविल्ट, सूटा मार रोग कहते हैं इसको, न्यू विल्ट के नाम से पुकारते हैं। यह कई बार लंबे अंतराल के बाद, सूखे अंतराल के बाद एकदम बरसात का हो जाना या लंबे अंतराल के बाद पानी दे देना, अचानक फसल में लंबा पीरियड सूखा पड़ जाना, उसके बाद फसल में पानी लगा देना या बरसात हो जानी लंबे अंतराल के बाद, तब पैराविल्ट के जो अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कपास की फसल में। इसमें कोई रोगाणु किसी प्रकार का शामिल नहीं होता। यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस के अटैक आक्रमण के कारण पौधे की जो बढ़वार रुक जाती है,
यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको अवरुद्ध कर देता है और पौधा जो है भोजन बनाना बंद कर देता है, भोजन प्रक्रिया रुक जाती है, उससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधा सूख जाता है और एकदम मुरझा जाता है, पैराविल्ट की समस्या। और ज़्यादातर रेतीले इलाके हैं, रेतीले इलाकों में कपास की खेती किसान भाई जिन्होंने कर रखी है, रेतीले ज़मीनों में कर रखी है, उसमें ये पैराविल्ट की समस्याएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ख़ासकर यह पोषक तत्वों की कमी के कारण देखने को मिलती है। क्योंकि कपास एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नकदी फसल है, इसमें पोषक तत्वों की काफ़ी ज़रूरत होती है। बिजाई के समय भी जब टिंडे लगते हैं, फल लगते हैं, फूल की अवस्था में, टिंडों के अवस्था में काफ़ी समय पोषक तत्वों की समय समय पर आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई, क्योंकि उस समय एक तो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा बढ़ती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, और टिंडों की अधिकता के कारण भी कई बार पैराविल्ट की समस्या किसान भाई को देखने को मिल जाती है। उस समय किसान भाई पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट 13-0-45 2 किलो पोटाशियम नाइट्रेट 2 किलो 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगस्त एवं सितंबर माह में 2 स्प्रे करें। इससे पोषक तत्वों की कपास की जो फसल है उसमें पूर्ति हो जाएगी और पैराविल्ट की समस्या है या दूसरे कोई पत्ते झड़ने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। दूसरा, पैराविल्ट अगर आपको लगती है पैराविल्ट की समस्या है और इस तरह, एक तो आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, आपने पोटाशियम नाइट्रेट 2 किलो 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव करना है। दूसरा, पैराविल्ट की समस्या जिन जिन खेतों में अचानक सूख जाती है फसल, उस समय किसान भाई कोबाल्ट क्लोराइड 1 ग्राम दवा 100 लीटर पानी, 2 ग्राम दवा 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर तुरंत 48 घंटे के भीतर किसान भाई कपास की फसल में स्प्रे करें, अपने नरमे की फसल में स्प्रे करें। और ये उसमें देरी नहीं करें, क्योंकि कम या 24 से 48 घंटे के भीतर अगर आपको इस तरह कपास मुड़ जाती है अचानक और पत्ते सारे सूखने के महसूस होते हैं, कपास में पैराविल्ट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो किसान बिना देरी किए हुए कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में स्प्रे करें। और कई तरह की सावधानी किसान भाइयों को बरतनी पड़ेगी कपास की फसल को बीमारी और कीड़ों से। एक तो आप निरीक्षण डेली करें, मॉनिटरिंग डेली करें, क्योंकि कपास किसान भाइयों के सामने कई बार क्या होता है, 1 सप्ताह या 5 दिन खेत में नहीं गए, अचानक गए तो 20% 30% कपास मुड़ जाएगी। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण से फसल नहीं मुड़ जाती, इसमें इस समय कपास की फसल के ऊपर काफ़ी सफ़ेद मक्खी का आक्रमण बना हुआ है, सूटी मिल्ड्यू डिजीज भी आई हुई है। कहीं कहीं जो रेतीली ज़मीन है जहाँ पोषक तत्वों की कमी है वहाँ पैराविल्ट की भी लक्षण है। तो किसान भाई जब ही अपनी फसल को इन बीमारियों और कीड़ों से बचा पाएगा अगर वो डेली मॉनिटरिंग करेगा, डेली निरीक्षण करेगा। तो एक तो ये नियम बनाए किसान भाई डेली खेतों में जाए और जैसे ही बीमारी या कीट के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने नज़दीकतम जो हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सभी जिलों के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ विशेषज्ञ हैं हर विषय के, उनसे सलाह लेकर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का स्प्रे करें। कई दवाओं का मिश्रण एक साथ न करें और जो एक ही दवा को लगातार बार बार न करें, उससे भी इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के किसान भाई कपास की में लगने वाले बीमारियों और कीड़ों से रोकथाम कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मत्स्य पालन के बारे में। जी हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के अनुदान दे रही है और किसानों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे किसान कैसे मछली पालन से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, कौन कौन सी खास बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए देखते हैं। हमारे देश में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बड़े किसान या मछली पालक इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा तटीय इलाकों में मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस व्यवसाय में जोखिम को कम करने और समस्या को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार ने इस व्यवसाय में आत्मनिर्भर होने के लिए मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की है। मत्स्य पालन के विकास से भारत की पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत वर्तमान में मछली का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये जलीय कृषि उत्पादन के साथ साथ अंतर्देशीय कैप्चर फिशरीज में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है। हालांकि साल 1950-1951 के दौरान कुल मछली उत्पादन 29% था, जो 2017-2018 में बढ़कर 71% हो गया है। हमारे देश में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 34.50 लाख टन अंतर्देशीय मछली का उत्पादन किया है, जबकि गुजरात देश में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तटवर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जुलाई 2019 के अनुसार कुल पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं और क्राफ्ट की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है। मत्स्य पालन मैंने स्टार्टिंग में 2.5 एकड़ में स्टार्ट किया था। इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। स्टार्टिंग में मैं डिपार्टमेंट में गया, किसी ने मेरे को बताया, वहाँ से हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। उन्होंने हमें उसके बारे में बताया कि मत्स्य पालन कैसे किया जाए और कितने से स्टार्ट किया जाए, और फिर हमने उनकी गाइडेंस लेते हुए काम स्टार्ट किया। उसमें हमें डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिली और नॉलेज भी टाइम टू टाइम हमें मिलती रही। उन्होंने बताया कि कैसे पॉन्ड को तैयार करना है, पानी कितना डालना है, उसकी बच्चा कितना डालना है, फीडिंग कैसे करनी है, उन्होंने उसके रिगार्डिंग सारा हमें बताया। तो हमने 2.5 एकड़ में स्टार्ट किया था। तो हमने देखा, 1 साल काम किया तो उसमें ठीक इनकम हुई, तो हमें वो अच्छा लगा। और जो कि हमारा जो जीरी गेहूँ से लोग काफ़ी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो उससे ज़्यादा इनकम अच्छी हमें महसूस हुई और हमने वो काम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। 2.5 एकड़ से बढ़ाते हुए हमने 1-2 एकड़ और बढ़ाते बढ़ाते अब मेरे को 16 एकड़ में मेरा फ़िश फार्म है। और मैं अच्छी प्रजातियां बाहर से जो सीड है मैं बाहर से लेके आता हूं, जिसमें कि रहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सोल की भी 1 एकड़ में सोल है मेरा, और फंगास का काम भी कर रहा हूं मैं। 1 एकड़ में मैंने फंगास डाला हुआ है जिसका अच्छा रिजल्ट है। तथा साथ में हमने अभी एक नई रहू की नई वैरायटी आई है, वो भी हमने कलकत्ता से लेके आए हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब में डालने से पहले तालाब को साफ करना बहुत जरूरी है। इस दौरान तालाब से सभी जलीय पौधों, घाव और छोटी छोटी मछलियों को निकाल देना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए कतला, रोह और मृगल जैसी मछलियों का बीज डालना चाहिए। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो प्रति एकड़ भोजन दें। चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 माह तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह से हर साल प्रति एकड़ से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। मछली पालन शुरू करने के लिए सरकार अनुदान भी देती है। नई नई रिसर्च पे लगे रहते हैं
इसके लिए हमने कई बार भी ट्रेनिंग ली है। तो बंगाल साइड में जाके वहाँ पे हैचरियों को देखते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है ताकि हम आगे से अच्छा से अच्छा काम कर सकें। और डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहते हैं और नई नई वैरायटियों के बारे में हम पूछते रहते हैं और डाल के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सकते हैं। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभ आरंभ किया गया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे 9% की सालाना वृद्धि कर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, यदि जो मेरे भाई बहन जो इस काम में आना चाहते हैं वो आएँ। अच्छा काम है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इसमें लेबर की प्रॉब्लम नहीं है, जो अमूमन सभी कामों में आती है। आप चाहे किसी भी काम को ले लें, सभी कामों में लेबर की दिक्कत है। आज के टाइम में लेबर की शॉर्टेज है और जो हर बंदे को फेस करनी पड़ती है। ये एक ऐसा काम है जिसमें लेबर की दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये कैश का काम है, काउंटर पेमेंट है। साथ के साथ आपकी मच्छी सेल करो, तुरंत पैसे एक हाथ से दो, एक हाथ दूसरे हाथ से लो। तो ये थी मत्स्य पालन पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां में आज फिर हम आप तक एक ऐसे किसान की कहानी पहुंचाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और परिश्रम से असंभव को संभव कर दिखाया है और कृषि में एक नई पहचान बनाई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, इनकी कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आज के कामयाब किसान की कहानी। सफलता का स्वाद यूं ही नहीं मिलता। कोयले से सोना होने के लिए तपना पड़ता है, कई परिस्थितियों से गुजरना होता है, तब कहीं जाकर इंसान आम से खास होता है। ऐसी तपन से गुजरे हैं हमारे आज के कामयाब किसान प्रीतम सिंह विरका।
इन्होंने खेती का दामन तब थामा था जब इनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, और आज आलम यह है कि कई किसान उनसे परामर्श लेकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। हालांकि हमारे आज के कामयाब किसान पशु चिकित्सक बनना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें कामयाब किसान बना दिया। प्रीतम सिंह का परिवार 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से पंजाब आया था। उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने लगा परिवार। जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो किसी विवाद में चली गई। इस दौरान आय का कोई जरिया नहीं था, जबकि उस दौरान इनका परिवार किसान तो था, लेकिन इनके पास खेत नहीं थे। इसीलिए परिवार 1980 में हरियाणा के पानीपत में रहने लगा। प्रीतम सिंह ने 1978 में 8वीं पास की, लेकिन घर के ऐसे हालात बने कि आगे की पढ़ाई पूरी ना हो सकी। इसके बाद परिवार ने बंजर जमीन ली। हालांकि इस जमीन में किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता था, इसीलिए परिवार ने पशुपालन का सहारा लिया। हमारा परिवार 1947 में पार्टीशन के समय पाकिस्तान से, जबकि हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो पंजाब में आकर सेटल हुए। उसके बाद हमारी फैमिली यूपी में सेटल हुए, डिस्ट्रिक्ट बरेली में। तो वहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि हमारी पूरी की पूरी ज़मीन किसी झगड़े में निकल गई। तो हम एक लैंडलेस किसान तो थे, लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी किसान कहलाने के लिए। तो हम 1980 में यहाँ डिस्ट्रिक्ट पानीपत में हम यहाँ आके सेटल हुए। तो 78 में मैंने 8वीं पास किया था। तो उसके बाद परिवार को वहाँ से ये जगह बदलने का हो गया, तो आगे नहीं पढ़ाई कर पाए। इस दौरान प्रीतम सिंह के परिवार ने 5 एकड़ बंजर जमीन को खेती लायक करने का ठाना। हालांकि इस बंजर जमीन में घास भी ठीक से नहीं हो पाती है, तो फसल कैसे होती। लेकिन इरादे नेक हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। इसके समाधान के लिए CSRI से संपर्क कर जमीन को खेती योग्य बनाया। बंजर भूमि में लहलहाती फसल देखकर कुछ आशाएं बनने लगी। धीरे धीरे उत्पादन भी होने लगा। इसके बाद जिंदगी का ऐसा मोड़ आया जब जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी और आगे बढ़ती गई। पशु चिकित्सक बनने की इच्छा ने प्रीतम सिंह को एक कामयाब किसान बना दिया। पशुओं में उनकी रुचि और जानकारी को देखते हुए उनका नाम हिसार विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां उनके काम के लिए आयोजित मेले में उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो मिट्टी को हमने एक साल करके डेवलप किया। तो तकरीबन 84-85 में जा करके हमारा उत्पादन उसमें शुरू हुआ। तो फर्स्ट उत्पादन हमारा जो 13 बंडल, जैसे गठड़ी सिर पे उठाते हैं ना, 13 गठड़ी गेहूं का उत्पादन हुआ हमारा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको ज़मीन को हमने समतल किया। तो पशुपालन में, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि 87 में हमारी एक भैंस जो है सांप निकल गई। तो सांप उसके पेट में चला गया, तो उसकी वजह से उसको ब्लड हेमरेज हो गया। तो मैंने डॉक्टर उसको बुलाया, तो बोले कि इसको पॉइजनस हो गया है। तो इसका काफ़ी दवाइयाँ मंगाई और बोले कि होपलेस केस, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो वो छोड़ के चले गए। तो मेरे को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 8वीं तक मैंने पास किया, तो मेरा बचपन में मेरा सपना था कि पशुपालन का डॉक्टर बनने का, लेकिन हालात कुछ और के और किसी जगह पे ले गए, नहीं बन पाए। लेकिन मेरे पास बुक्स काफ़ी थी, पशुपालन का धंधा करते थे, तो पशुपालन की जानकारी के लिए मैंने काफ़ी बुकें रखी थी। तो उसमें मैंने बुक पढ़ी और उसके हिसाब से मैंने उसका अपने आप से जो डॉक्टर लेके आए थे इलाज करने के लिए, मैंने खुद से ही उसको हैंडल किया। एक क्रोमोस्टेट इंजेक्शन होता है जो ब्लड सेल को टूटने से रोकता है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि कितनी डोज देनी है मैंने, लेकिन वो लगा दिया। बार बार मैं उसको रिपीट करता रहा। जो ट्रीटमेंट मैंने दिया उसको, तो अचंभे वाली बात हुई कि वो भैंस मेरी बच गई। भैंस बच गई, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। तो तीसरे दिन मैंने डॉक्टर को, उन्हीं को फिर मैंने संपर्क किया कि वो उसमें से बच्चा पेट में से निकालना है। तो वो डॉक्टर मेरे को बोला रहा, तेरी खोपड़ी घूम गया है, वो भैंस कैसे बच गया, दूसरा भैंस होगा कोई। लेकिन जब उन्होंने आकर के देखा तो काफ़ी अचंभित हुए। तो मेरा नाम उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी के लिए भेजा। तो 1987 में सितंबर महीने में जो वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ मेरे को बुलाया गया। तो वहाँ से मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला, जिसमें मेरे को 6 गिलास और 1 जग इनाम के तौर पे मिले। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया। तो ऐसे घूमते घूमते हम 90 के आसपास दशक में हम IRI में आए। तो जहाँ से हमें
वैरायटी मिली पूसा बासमती 1। उसके बाद पहले हमने, जैसे मैंने बताया, जो 6-7 एकड़ हमारा खेत बन गया था, 5 एकड़ की 6 एकड़ के आसपास, एग्जैक्ट 5.5 ऐसा ही था, तो उसमें से कुछ हम लीज पे लेके स्टार्ट कर दिया खेती करना। तो नॉन बासमती 1-2 साल ग्रो किया, फिर हम इसमें आ गए PB1 में, तो इसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो समय समय पर बीच बीच में हम, जैसे हमारे पास इनकम का कुछ सोर्स, थोड़ा पैसा बन जाता था, हमारे खेती के अलावा हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं था। परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई साइड बिजनेस नहीं था किसी तरह का भी। लेकिन इसी से कमाई करके हमने आहिस्ता आहिस्ता समय समय पर 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ ऐसे करके ज़मीन खरीदते गए। राह मिलती गई और कारवा बनता गया। आज आलम ये है कि आज इनकी खेती देखने कई लोग दूर दूर से आते हैं। धान और गेहूं की फसल के दौरान कई किसानों के कॉल आते हैं जो इनसे सलाह लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में उनके किए गए कार्य के लिए सीएम ने भी उन्हें सम्मानित किया है। आज प्रीतम सिंह सीड ग्रो करने का काम भी करते हैं और किसानों को बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए उन्नत बीज बेचते भी हैं। भूमिहीन किसान से लेकर करीब 100 एकड़ में खेती की ये दास्तां वाकई काबिले तारीफ है। मेरे को खुशी है कि IRI ने हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, प्रोग्रेसिव फार्मर के अवार्ड भी मेरे को दिए और इन्होंने मेरे को फेलोशिप भी दिया, जबकि मैं उस समय फेलोशिप की मीनिंग नहीं समझता था कि फेलोशिप की क्या मीनिंग होती है। लेकिन मेरे को बाद में फिर मैंने पूछा कि फेलोशिप किस चीज़ के लिए दिया गया मेरे को, तो हमारे स्टेट के CM ने भी मेरे को सम्मानित किया, उसमें कैश प्राइजेज भी थे और भी बहुत सी संस्थाओं ने सम्मानित किया। तो कम से कम हम आज ये है कि फार्मर की क्यू में हैं और जो इलाके के बड़े बड़े फार्मर हैं वो मेरे घर पे आते हैं। पूरे देश से फार्मर आते हैं और सीड का मैं IRI का सीड ग्रोवर भी हैं, तो IRI के लिए सीड ग्रो करते हैं और कंपनीज के लिए करते हैं। और मैं तकरीबन 100 एकड़ में खेती कर रहा हूँ आजकल, जो लीज रेंट पे साथ में लेकर के, और मैं टोटली पूरा का पूरा मैं सीड में बेच रहा हूँ। MSP से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मार्केट में हमारा कोई क्रॉप नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो थोड़ा बहुत मिक्सिंग वाला होता है इधर उधर, वो 1 ट्रॉली के आसपास मेरा मार्केट में जाता नहीं, तो टोटल हम खुद सेल करते हैं, अपने घर से सेल करते हैं टोटल, और उसमें हमारी आमदनी बढ़ी है और किसानों में हमारी पहचान बनी है। तो ये थी आज के कामयाब किसान की दास्तां। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन गांव किसान के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।